हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक कविता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फ्रेंड, ये जॉन कीट्स नाम के हमारे एक बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस कवि है, जो आज के हमारे पोएट हैं इस कविता के, ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। फ्रेंड्स, इस कविता को 1819 में 1819 में लिखा गया था। फ्रेंड्स, इस कविता में टोटल 59 लाइन्स हैं, जिन्हें 5-10 लाइन के स्टेंजा में डिवाइड किया गया। फ्रेंड, ग्रेसियन अर्न का क्या मतलब होता है? तो ग्रेसियन का मतलब है ग्रीक, ग्रीस देश से रिलेटेड। और अर्न इस तरह का एक कलश होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुराने जमाने में इस तरह के मिट्टी के कलश बनाए जाते थे, जिन पर की कई कलाकृतियां भी बनाई जाती थी। स्क्रीन पे आप देख करके इमेजिन अच्छे से कर सकते हैं कि ग्रेसियन अर्न क्या होता है, और इसके ऊपर ही एक पूरी कविता लिखी गई है। When the poet sees a Grecian urn, he sees many images on this urn, and he tries to understand these pictures and history behind these pictures. जब पोएट इस ग्रेसियन अर्न यानी ग्रीक कलश को देखता है, तो उस पर कई तरह की इमेजेस रहती हैं, कई तरह की आकृतियां रहती हैं। अब ये समझने की कोशिश करता है कि इन पिक्चर्स के पीछे का क्या राज है, क्या इतिहास है इन पिक्चरों का। He wants to understand the mortality and death, truth and beauty. अब इन तस्वीरों के माध्यम से कवि जो है मॉर्टेलिटी यानी नश्वरता, मृत्यु, सत्य और सुंदरता के बारे में जानना चाहता है कि ये क्या है और इनकी गहराई क्या है। तो इस कविता की जो थीम है फ्रेंड, यही है मॉर्टेलिटी एंड डेथ, ट्रुथ एंड ब्यूटी। आइए फ्रेंड, आज के जो हमारे कवि हैं जॉन कीट्स, इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 1795 में हुआ था। 23 फरवरी 1821 को इनकी मृत्यु हुई। He was an English romantic poet। ये एक जाने माने कवि हैं जो रोमांटिक एज के। जॉन कीट्स की मृत्यु फ्रेंड बहुत ही कम उम्र में ट्यूबरक्लोसिस नामक, जो टीबी के नाम से भी इस बीमारी को जानते हैं, इस बीमारी की वजह से इनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने जीवन काल में जो कुछ इन्होंने रचनाएं की, ये इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इनकी मृत्यु के आज इतने सालों बाद भी इन्हें पढ़ा जाता है और पूरी दुनिया में इन्हें पसंद भी किया जाता है। फेमस वर्क्स की बात करें फ्रेंड, तो जॉन कीट्स की ढेर सारी रचनाएं हैं जो वर्ल्ड फेमस है। इनमें से कुछ की बात करें तो ऑड टू ए नाइटिंगेल, स्लीप एंड पोएट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, और भी बहुत सारी रचनाएं, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी एक बहुत फेमस पोएम है। आइए फ्रेंड, अब हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian, who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf-fringed legend haunts about thy shape, or deities or mortals, or of both, in Tempe or the dales of Arcady। अब इन लाइनों में फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि ए शांति की अब तक अक्षुण्ण वधु, देखिए ब्राइड, ब्राइड यानी वधु है ना, दुल्हन। ए शांति की अब तक अक्षुण्ण वधु या दुल्हन कह सकते हैं। ए मौन और धीमे समय की दत्तक संतान, देखिए फोस्टर चाइल्ड मतलब होता है दत्तक संतान, जो गोद लिया जाता है बच्चों को, उसे कहते हैं फोस्टर चाइल्ड। तो हे धीमे समय की, स्लो टाइम, देखिए धीमे समय की और शांति की फोस्टर चाइल्ड, दत्तक संतान। सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन का मतलब होता है फ्रेंड वन्य, है ना, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो होता है।
ये वन इतिहासकार जो हमारी कविता की तुलना में इतनी मधुरता से फूलों से भरी गाथा सुनाता है। अ फ्लावरी टेल, देखिए फूलों से भरी यानी कि मधुर। स्वीटली देन अवर राइम, यहाँ पे कवि जो कह रहे हैं फ्रेंड की जो शांति की जो है अक्षुण्ण दुल्हन जो है वो तुम हो। अब यहाँ थाउ का मतलब कौन है फ्रेंड? ये जो ग्रेसियन अर्न है इसी को इन्होंने थाउ कहा है। थाउ ये ओल्ड वर्ड है जो यू को आजकल यू कहा जाता है। तो तुम एक अक्षुण्ण वधु हो, क्वाइटनेस की, शांति की, और धीमे समय की एक दत्तक संतान हो। सिल्वन हिस्टोरियन हु कांस्ट दस एक्सप्रेस, और वन इतिहासकार भी जो वर्णन नहीं कर सकता है इतनी मधुरता से भरी गाथा को जो तुम सुनाती हो वो हमारी राइम यानी हमारी कविताओं से भी ज्यादा मधुर है। तुम्हारे इस आकार के चारों ओर पत्तियों से लिपटी कौन सी पौराणिक कथा मंडरा रही है? देखिए पौराणिक कथा, लीजेंड, लीजेंड यानी होता है पौराणिक कथा। तुम्हारी इस आकार के चारों ओर पत्तियों से लिपटी हुई, लीफ फ्रिंज्ड, ठीक है ना, कौन सी ये कथा जो है हॉन्ट कर रही है, जो मंडरा रही है? देवताओं की या नश्वर मनुष्यों की? क्या ये देवताओं की कथा है, देवताओं की कहानियां हैं, या नश्वर मनुष्यों की कहानियां, या ये दोनों की हैं? टेम्पे की घाटी में या आर्केडी की वादियों में ये जो गाथा है ये गूंज रही है, हॉन्ट कर रही है, ये कौन की गाथा है? ये भगवान की गाथा है या नश्वर मनुष्यों की गाथा है, या ये दोनों की ही गाथा है जो आर्केडी की वादियों में या टेम्पे की वादियों में घूम रही है? वाट मैन और गॉड्स आर दीज, वाट मैडन्स लॉथ, वाट मैड परस्यू, वाट स्ट्रगल टू एस्केप, वाट पाइप्स और टिम्ब्रेल्स, वाट वाइल्ड एक्सटेसी। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore ye soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared. Pipe to the spirit deities of no tone. अब इन लाइनों में फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि ये कौन पुरुष या देवता है, या ये कौन सी मेडेंस यानी युवतियां हैं, है ना, अनमनीषी, लॉथ यानी अनमनीषी, ये कौन सी अनमनीषी युवतियां हैं, ये कैसा पागलपन से भरा हुआ पीछा है, बचने का ये कौन सा संघर्ष है, वाट स्ट्रगल टू एस्केप, ये बचने का कौन सा संघर्ष है, ये कैसी बांसुरी या ढपली है? देखिए ये पाइप्स बांसुरी जैसा यंत्र होता है, टिम्ब्रेल्स यानी यहाँ पे कहे तो ढपली, ये कौन सी बांसुरी या ढपली है? वाट वाइल्ड एक्सटेसी, ये कैसा उन्माद से भरा उल्लास है। सुनी हुई धुनें तो मीठी होती हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, सुनी हुई धुनें तो मीठी होती हैं, लेकिन जो ऐसी धुनें जिन्हें सुना नहीं गया, जो अनहर्ड है, वो और भी ज्यादा मधुर होती। इसलिए देयरफॉर एक कोमल सी बांसुरी तुम बजती रहो, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, इंद्रियों के कानों को नहीं, बल्कि अधिक प्रिय आत्मा के लिए बिना किसी धुन के बजाओ, है ना, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, इंद्रिय के कानों के लिए नहीं, बल्कि अधिक प्रिय, मोर एंडियर्ड, आत्मा के लिए किसी धुन को बजाते जाओ। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, thou canst not leave, thy song nor ever can those trees be bare. Bold lover, never, never canst thou kiss, though winning near the goal yet, do not grieve. She cannot fade, though thou hast not thy bliss, for ever wilt thou love and she be fair.
अब इन लाइनों में कवि कह रहे हैं फ्रेंड, देखिए, फेयर यूथ, हे युवा प्रेमी, जो तुम पेड़ के नीचे खड़े हो, वृक्षों के नीचे खड़े हो, तुम अपना गीत कभी नहीं छोड़ सकोगे। थाउ कांस्ट लीव थाई सॉन्ग, तुम अपना गीत कभी नहीं छोड़ सकोगे। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ना ही वे वृक्ष या पेड़ जो है कभी पत्तेहीन सूखे हो जाएंगे। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, देखिए बेयर यानी बिना पत्तों के, और ना ही वे वृक्ष कभी पत्तेहीन होंगे। साहसी प्रेमी बोल्ड लवर, तुम कभी भी उस सुंदरी को नहीं चूम सकोगे। नेवर नेवर कांस्ट थाउ किस, तुम कभी भी उस सुंदरी को किस नहीं कर सकोगे, चूम नहीं सकोगे। लक्ष्य के समीप होकर भी दुखी मत हो, दो विनिंग नियर द गोल यट, लक्ष्य के समीप होकर के भी तुम दुख मत करो। वह फीकी नहीं पड़ सकती, सी कैन नॉट फेड, भले ही तुम्हें अपना सुख ना मिले। दो ताउ हैस्ट नॉट थाई ब्लिस, हो सकता है कि तुम्हें अपना सुख भी ना मिले, पर तुम हमेशा प्रेम करते रहोगे और वो हमेशा ही सुंदर बनी रहेगी। यहाँ पे कवि जो कहना चाहते हैं फ्रेंड, की कला के माध्यम से ये जो दृश्य, ये जो यह आर्न जो है, इसके ऊपर जो आकृतियां उकेरी गई हैं, ये कभी भी समय के साथ फीकी नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पर यद्यपि वो ये कह रहे हैं कि ये जो मिलन है एक प्रेमी का उसकी प्रेमिका से, उसका प्रेम और सुंदरता जो है शाश्वत है। प्रकृति जो है, बसंत ऋतु जो है, प्रकृति की जो बसंत ऋतु है वो कभी समाप्त नहीं होती। आ हैप्पी हैप्पी बाउज दैट कैन नॉट सैड, योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, and happy melodist unwearied, forever piping songs forever new. More happy love, more happy, happy love, forever warm and still do be enjoyed, forever panting and forever young, all breathing human passion for above, that leaves a heart high, sorrowful, and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. फ्रेंड, यहाँ पे जो बाउ वर्ड आया है इसका मतलब होता है टहनिया। यहाँ पे आप कवि कह रहे हे भाग्यशाली पेड़ों की टहनिया, आ हैप्पी हैप्पी बाउ, हे भाग्यशाली पेड़ों की टहनिया, तुम कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराओगी। That cannot shed your leaves, तुम कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराओगे और ना ही कभी बसंत ऋतु को अलविदा कहोगे। Nor ever bid the spring adieu, देखिए spring adieu, bid यानी होता है अलविदा कहना, ना ही कभी तुम बसंत ऋतु को अलविदा कहोगे। क्योंकि ये जो चित्र बने, ये जो आर्नव के ऊपर चित्र बने, ये तो हमेशा बने ही रहेंगे, इसलिए तुम्हारा बसंत को कभी अलविदा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हारी जो पेड़ों की टहनियां हैं इनसे कभी पत्तियां नीचे गिरेंगी। और वह संगीतकार भी कितना सौभाग्यशाली है जो कभी थकता नहीं और हमेशा नए नए गीत गाता रहता है। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। यहाँ वो कह रहा है कि वो संगीतकार भी जो है कितना सौभाग्यशाली जो कभी थकता नहीं और हमेशा नए नए गीत गाता रहता है। और ये प्रेम भी अधिक सुखद है, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। और ये प्रेम जो है ये भी कितना सुखद है, ऐसा प्रेम जो हमेशा बना रहेगा, हमेशा नया रहेगा और हमेशा ही जवान रहेगा। क्योंकि चित्र तो कभी पुराने हो नहीं सकते, चित्र ऐसा नहीं हो सकता कि कभी बूढ़े हो जाए। यह मानवीय प्रेम से कहीं ऊपर है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पेशन फॉर एबव, ये मानवीय प्रेम से कहीं ऊपर, क्योंकि इंसानी प्रेम अंत में दुख, और ये जो प्रेम है ये और भी अधिक सुखद है, क्योंकि ये ऐसा प्रेम है जो हमेशा ही नया और जवान बना रहेगा। ये मानवीय प्रेम से कहीं ज्यादा ऊपर है।
क्योंकि इंसानी प्रेम जो है अंततः दुख, ऊब, बेचैनी, जलता हुआ माथा, बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, है ना, सूखी हुई जीभ, ये दे जाता है, ये छोड़ जाता है। मानवीय प्रेम क्या है? अंततः दुख दे के जाता है। लेकिन तुम्हारा ये जो प्रेम है ये अनंत काल तक बना रहेगा, क्योंकि चित्र कभी पुराने नहीं हो सकते। ये हमेशा ही नया रहेगा और हमेशा ही जो है सुखद रहेगा। तुम्हारा प्रेम जो है ये कला का प्रेम है, कला से उकेरा गया है। तो ये प्रेम जो है हमेशा आनंदमय रहेगा, ये कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी पुराना नहीं होगा। तुम्हारी ये जो सुखमय डालियां हैं ये कभी अपनी पत्तियां नीचे नहीं गिराएंगी, तुम्हें कभी बसंत को अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। Who are these coming to the sacrifice? To what green altar? O mysterious priest, leadst thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garlands dressed? What little town by river or seashore, or mountain built with peaceful citadel, is emptied of this fog, this pious morn, and little town, thy streets forever will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate, can ear return. अब इन लाइनों में फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, हु आर दीज, ये कौन लोग हैं जो बलिदान के लिए आगे आ रहे हैं, कमिंग टू द सैक्रिफाइस, जो बलिदान के लिए आगे आ रहे हैं। हे रहस्यमय पुजारी, टू वाट ग्रीन अल्टर और मिस्टीरियस स्पिरिट, हे रहस्यमय पुजारी, तुम उस हीफर, देखिए हीफर यानी बछिया, गाय की जो बछिया होती जो ब्याही नहीं गई उसको कहते हैं हीफर। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे रहस्यमय पुजारी, तुम उस बछिया यानी गाय को किस हरे भरे वेदी की ओर ले जा रहे हो, किस हरे भरी वेदी अल्टर की ओर ले जा रहे हो, जो आसमान की तरफ देख करके रंभा रही है। लोइंग एट द स्काई, देखिए आसमान की तरफ देख करके गाय जो रंभाती है इसको लो कहा जाता है फ्रेंड। और जिसके रेशमी शरीर को फूलों की मालाओं से सजाया गया है, एंड ऑल आर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, उसके रेशमी शरीर को फूलों की मालाओं से सजाया गया। वह कौन सा छोटा शहर है, वाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, ये कौन सा छोटा सा शहर है जो शायद नदी के किनारे पर है या समुद्र के तट पर है, और माउंटेन बिल्ट या पहाड़ों पर बना एक शांतिपूर्ण किला विद पीसफुल साइटाडेल, साइटाडेल देखिए किले को कहते हैं। तो ये कौन सा छोटा सा शहर है जो शायद नदी के किनारे पर है या समुद्र के तट पर है या पहाड़ों पर बना एक शांतिपूर्ण किला है, जो आज इस पवित्र सुबह इन लोगों से खाली हो गया है। is emptied of this fog, this pious morn, देख मॉर्न मतलब मॉर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये वो कौन सा शांतिपूर्ण किला है जो आज इस पवित्र सुबह इन लोगों से खाली हो गया है। ये नन्हे शहर है, लिटिल टाउन, तुम्हारी गलियां अब हमेशा के लिए खामोश रहेंगी। थाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, तुम्हारी जो ये गलियां हैं ये अब हमेशा के लिए खामोश रहेंगी और वहां कोई भी व्यक्ति ये बताने के लिए कभी वापस नहीं लौट पाएगा कि तुम इतने सुनसान क्यों। नॉट अ सोल टू टेल व्हाई दाउ आर्ट डिसोलेट, कैन ईयर जो लिखा है ये नेवर है फ्रेंड, कैन नेवर रिटर्न, कभी लौट करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो ये बता सके कि तुम्हारी जो गलियां हैं वो इतनी सुनसान क्यों। यहां पर फ्रेंड कहने का भाव ये कि कभी यहां कला की विडंबना को दिखा रहे हैं कि चित्र में लोग जो है शहर छोड़कर पूजा के लिए निकले, लेकिन चूंकि वे चित्र में जम चुके
वे कभी वापस अपने शहर नहीं जा पाएंगे। चित्र में जो एक बार अंकित हो गया किसी का, तो जैसे वो कहना चाह रहे हैं कि जो लोग पूजा के लिए निकले थे घर से बाहर और अब उन्हें चित्र में उकेर दिया गया उस अर्न के ऊपर, तो अब वे कभी भी अपने वापस शहर नहीं जा पाएंगे। और इस कारण से क्या होगा कि शहर अब हमेशा के लिए खाली रहेगा, हमेशा के लिए शांत रहेगा। उसकी गलियां इतनी शांत हो जाएंगी, इतनी सुनसान हो जाएंगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो वापस लौट करके आए और ये बताए कि ये इतना सुनसान क्यों है। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड with breed of marble men and maidens overwrought with forest branches and the trodden weed. Thou silent form, dost tease us out of thought, as doth eternity, cold pastoral. When old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe. Then ours a friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth, and all ye need to know. अब इन लाइनों में फ्रेंड कवि जो कहना चाहता है, ओ एटिक शेप, हे यूनानी कला की आकृति, तुम्हारी बनावट कितनी सुंदर है। फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन, तुम संगमरमर से बने पुरुषों, युवतियों, जंगल की शाखाओं और पैरों तले कुचली घास के चित्रों से सजे हुए। तो ये एटिक शेप जो कह रहे हैं यूनानी कला है ना, इसको कह रहे हैं फेयर एटीट्यूड, तुम्हारी बनावट कितनी सुंदर है। विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन, और संगमरमर से बने पुरुष, एंड मेडन्स और युवतियां, ये तुम्हारे ऊपर उकेरा गया है इनको। जंगल की शाखाओं, विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, जंगल की शाखाओं, एंड द ट्रोडन वीड, और पैरों से कुचली हुई घास के चित्रों से तुम सजे हुए। तुम एक शांत कलाकृति होकर भी हमें सोचने के लिए मजबूर करते हो। ताउ साइलेंट फॉर्म, दोस्त टीज अस आउट ऑफ थॉट, तुम एक शांत कलाकृति होने के बावजूद भी हमें सोचने के लिए वैसे ही मजबूर कर देते हो जैसे अनंत काल का विचार करते हैं। एज डॉथ इटर्निटी, जैसे अनंत काल का विचार किया जाता है। तुम एक शीतल चरवाहा, कोल्ड पेस्टोरल है ना, शीतल चरवाहा, तुम एक शीतल चरवाहा के समान हो जो समय के साथ नहीं बदलता। When old age shall this generation waste, तुम एक शीतल चरवाहा के समान हो जो समय के साथ नहीं बदलता। जब बुढ़ापा हमारी इस पीढ़ी को नष्ट कर देगा, When old age shall this generation waste, जब बुढ़ापा हमारी इस पीढ़ी को नष्ट कर देगा तब भी तुम जीवित रहोगे। Thou shalt remain, तब भी तुम जीवित रहोगे। तुम भविष्य के लोगों के दुखों के बीच उनके मित्रों की तरह रहोगे। In midst of other woe, then ours a friend to man, तुम भविष्य के लोगों के दुखों के बीच भी एक मित्र की तरह रहोगे और उनसे वही कहोगे जो आज हमसे कह रहे हो। To whom thou sayest beauty is truth, truth beauty, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। धरती पर तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है। दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ, धरती पे तुम्हें केवल इतना ही जानने की जरूरत है और इतना जानना ही काफी है। ऑल ये नीड टू नो, बस इतना ही काफी है जानना। यहाँ पे फ्रेंड जो कवि जो कहना चाहता है, जो अर्न पर सुंदर सी आकृतियां जो उकेरी गई हैं उनके बारे में, जो इटर्निटी की बात, अनंतता की बात कर रहे हैं। जो कला की अमरता है, कला कभी खत्म नहीं होती, कला कभी मरती नहीं है। हाँ, इंसान बूढ़ा हो जाता है और मर जाता, लेकिन ये जो कलश है, आर्न जो है, इस कलश पर जो ये आकृतियां उकेरी गई हैं, ये ऐसी एक महान कला है जो हमेशा जीवित रहेगी। और इसलिए कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सत्य है। जो चीजें वास्तव में सुंदर हैं
वही शाश्वत सत्य है। और कला हमें ये सिखाती है कि समय से मनुष्य तो खत्म हो जाता है ना, लेकिन कला कभी खत्म नहीं होती है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है लेकिन कला कभी बूढ़ी नहीं होती। बुढ़ापा जो है ये मनुष्य को खत्म कर सकता है, कला को कभी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कला कभी बूढ़ी होती ही नहीं है। तो फ्रेंड, ये जो हमने आज की पोएम देखी, बहुत ही सुंदर सी पोएम है, जिसमें इटर्निटी जो है, नश्वरता, अनंतता, जीवन की जो नश्वरता का वर्णन किया गया जॉन कीट्स के द्वारा एक कलश के माध्यम से। ये वाकई में एक आश्चर्यजनक बात है कि कवि, जैसे हिंदी में कहावत होती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि को अपनी कविता या कहानी लिखने के लिए प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती। एक सामान्य से कलश को जब हम देखते हैं तो इतना हम गहराई से कभी सोचते ही नहीं, लेकिन कवि ने जब इस तरह के ग्रेसियन आर्न को देखा तो उसको देख करके उसके मन में कितनी गहराई से विचार उसने किया, कितना उसको जो है गहराई में ले जा करके जीवन की नश्वरता का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे हमारी ये जो कविता समाप्त होती है फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जाकर के पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड टेल योर फ्रेंड्स आल्सो who are preparing for UGC NET, MP SET and any other exam related to teaching. This type of poems, poetry, stories are very useful for all these students. I hope you have understood all the things related to this poem. आज के वीडियो में फ्रेंड इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।